नमस्कार, एनबीटी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। यूपी की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अजेंद्र राजन शुक्ल। 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक बड़ा प्रयोग किया था। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दलित और मुस्लिम वोटरों की ताकत में अपर कास्ट से ब्राह्मण नेताओं को जोड़ा था। उन्होंने इसे सोशल इंजीनियरिंग की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया। बीएसपी को इसका लाभ मिला और वो अकेले सत्ता तक पहुंच भी गई। अब जातीय जनगणना के ऐलान के बाद यूपी की राजनीति कुछ इसी तर्ज पर करवट लेती दिख रही है। इस बार बीएसपी की बजाय बीजेपी ने कुछ इसी तरह की राजनीति शुरू की है। दरअसल लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड खेला था। इस गणित ने अजेय मानी जा रही भाजपा को घुटनों पर ला दिया। चुनाव परिणाम से साफ हो गया कि एंटी इनकम्बेंसी से ज्यादा बीजेपी को जाति की राजनीति तगड़ा नुकसान पहुंचा रही है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी इस राजनीति से अनभिज्ञ रही। 2014 के बाद से ही उसने खुद को अगड़ों की पार्टी की बजाय पिछड़ों और दलितों की पार्टी की तरफ पेश करने की कोशिश की। उसने गैर यादव ओबीसी जातियों और गैर जाटव दलित जातियों पर काम किया था। अब बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए के जवाब में उसे ही अपना प्रमुख हथियार बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल भाजपा ने अगली जनगणना में जातिगत जनगणना का वादा किया है। इसी क्रम में अब वह पीडीए को फिर से परिभाषित करने की रणनीति पर काम कर रही है। अखिलेश यादव के पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यकों को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने पिछड़ा, दलित, अगड़ा यानी उच्च जाति वाला प्लान तैयार किया है। भाजपा सूत्रों का कहना है कि इस कदम से पार्टी को विपक्ष के पीडीए पॉलिटिक्स का मुकाबला करने में मदद मिल सकती है। बीजेपी ने हिंदू समुदाय के बीच जातिगत एकता का संदेश देने के लिए विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर ओबीसी, एससी और उच्च जाति को एक साथ लाकर रणनीति पर काम करना शुरू किया है। दलित नेता भीमराव अंबेडकर की जयंती से इसकी शुरुआत भी हो गई थी, जब भाजपा ने अपने अपर कास्ट पदाधिकारियों से दलित बहुल दूर दराज के इलाकों में अंबेडकर की मूर्तियों की सफाई में दलितों के साथ मिलकर काम करने को कहा था। संगठन के राज्य महासचिव धर्मपाल सिंह ने एससी समुदाय के सदस्यों को सम्मेलन आयोजित किया तो ये रणनीति और साफ हो गई। बता दें, धर्मपाल सिंह ओबीसी समुदाय से आते हैं और इस कार्यक्रम में उच्च जाति के पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। इस संबंध में यूपी भाजपा एससी मोर्चा के प्रमुख रामचंद्र कनौजिया ने टाइम्स ऑफ इंडिया से बातचीत में कहा कि दलित समुदाय काफी हद तक एक भ्रमित समूह है जो आसानी से राजनीतिक दलों के बहकावे में आ जाता रहा है। उच्च जाति के साथ आने से दलितों का हौसला तो बढ़ेगा ही, साथ ही जाति विभाजित हिंदू समुदाय के भीतर एकता का संदेश भी जाएगा। उन्होंने कहा कि दलितों के बीच व्याप्त उच्च जाति विरोधी धारणा को खत्म करने की जरूरत है ताकि एकजुट समाज का निर्माण किया जा सके। यह पार्टी की विचारधारा भी है। विशेषज्ञों के अनुसार पीडीए को फिर से परिभाषित करने का भाजपा का प्रयास जाति आधारित चुनावी राजनीति में एक स्पष्ट रणनीतिक धुरी होगा। खासकर यूपी में इसका असर देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी का पीडीए विपक्ष के आक्रामक प्रचार को बेअसर करने में मदद कर सकता है, जिसका उद्देश्य ओबीसी, दलित और अल्पसंख्यकों को एकजुट करना है। विश्लेषकों का कहना है कि विपक्ष विशेष रूप से इंडिया ब्लॉक के तहत भाजपा को उच्च जाति का पक्ष लेने और पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय की उपेक्षा करने के रूप में चित्रित करके ओबीसी और दलितों के बीच बढ़त हासिल की है। पीडीए को शामिल करके फिर से परिभाषित करके भाजपा उस बढ़त को बेअसर कर सकती है। भाजपा के पीडीए संस्करण में खास यह है कि इसमें ए यानी अल्पसंख्यक नहीं, अगड़ा यानी उच्च जातियां हैं। यह हिंदू सामाजिक गठबंधन पर इसके फोकस और मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों को रणनीतिक रूप से दरकिरार करने का संकेत देता है। कुछ ऐसा जिसे भारतीय जनता पार्टी अक्सर अपने चुनावी संदेश में बुनाती रही है। अब हिंदू एकजुटता के मुद्दे को नए तरीके से पेश करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताइएगा। तारीख 5 मई 2025, दिन के लगभग 3 से 4 बजे का वक्त और जगह यूपी के अलीगढ़ में खेरेश्वर चौराहे पर बना होटल द रॉयल रेस्पाइट। बदहवास हालत में
होटल के रिसेप्शन पर एक शख्स पहुंचा। उसने बताया कि उसका एक दोस्त यहाँ रुका हुआ है, इमरजेंसी है, उससे उसे तुरंत मिलना है। होटल स्टाफ ने नाम पूछा और उसके साथ जाकर कमरा नंबर 204 का दरवाज़ा खटखटाया। काफ़ी देर दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी जब गेट नहीं खुला तो स्टाफ ने दूसरी चाबी से लॉक खोला। कमरे का दरवाज़ा खुलते ही होटल स्टाफ और उस शख्स ने जब सामने देखा तो स्तब्ध रह गया। बेड पर नाबालिग लड़की और नीचे फर्श पर एक युवक की लाश पड़ी थी। तुरंत इमरजेंसी नंबर 112 पर कॉल किया गया और पुलिस बुलाई गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला मरने वाला शख्स 24 साल का स्कूल टीचर चंद्रभान है और बेड पर जो लड़की की लाश है वह उसकी ही 14 वर्षीय स्टूडेंट है। पुलिस को होटल रूम में फर्श पर सल्फास के 2 खाली पैकेट मिले। जांच से साफ हो गया कि दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी है। सवाल ये था कि आत्महत्या का कारण क्या था। वो शख्स कौन था जिसने होटल पहुंचकर कमरे का दरवाजा खुलवाया? आखिर इस कमरा नंबर 204 में हुआ क्या था? खबर फैलते ही परिजन होटल पहुंचे। पूछताछ में फिर सारी कहानी सामने आ गई। दरअसल अलीगढ़ के ज्वालाजीपुरम इलाके का रहने वाला चंद्रभान बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। दरअसल अलीगढ़ के ज्वालाजीपुरम इलाके का रहने वाला चंद्रभान बीटेक फाइनल ईयर का स्टूडेंट था। परिवार का इकलौता बेटा था वो। 3 छोटी बहनें हैं उसके साथ घर में। चंद्रभान अपनी पढ़ाई के साथ ही एक स्कूल में पढ़ाता था। कुछ बच्चे उससे कोचिंग लेने घर भी आते थे। इसी इलाके में रहने वाली एक 14 वर्षीय लड़की भी चंद्रभान के स्कूल की छात्रा थी। 8वीं पास करने के बाद उसने चंद्रभान के कोचिंग में आना शुरू किया था। यहीं पर दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी और दोनों का रिश्ता टीचर स्टूडेंट से कहीं आगे पहुंच गया। इस प्रेम संबंध की खबर परिजनों तक भी पहुंची। छात्रा के परिवार में दादा दादी, माँ और एक 10 साल का छोटा भाई है। पिता नहीं है और माँ प्राइवेट नौकरी कर परिवार का खर्च चलाती है। माँ ने बेटी को घर परिवार की इज्जत की दुहाई दी और प्रेम की राह पर उसके बढ़ते कदमों को रोकना चाहा। लड़की की कोचिंग छुड़वा दी गई और कुछ दिन के लिए स्कूल जाने की भी मनाही हो गई। इधर चंद्रभान के परिवार ने भी उसे समझाया। इसके कुछ दिनों के बाद बेटी ने मां को भरोसा दिया कि अब वो ऐसा कोई काम नहीं करेगी और उसका स्कूल फिर से शुरू हो गया। इधर चंद्रभान ने भी कह दिया कि अब दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इन दोनों के मन में कुछ और ही चल रहा था। 5 मई की सुबह छात्रा अपने घर से स्कूल के लिए निकली, लेकिन वहां पहुंची नहीं। वो चंद्रभान से मिली। दोनों होटल द रॉयल रेस्पाइट पहुंचे। यहाँ चंद्रभान ने तो अपनी असली आईडी दी, लेकिन उसकी नाबालिग प्रेमिका ने किसी मुस्कान राणा के नाम की आईडी दी। आईडी में लड़की के जन्म का साल 2002 दर्ज था, इसलिए होटल स्टाफ ने भी रूम देने में कोई आनाकानी नहीं की। दोनों ने बताया कि उनकी शादी तय हो चुकी है। सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक के लिए कमरा बुक हुआ और दोनों को रूम नंबर 204 की चाबी दे दी गई। दोनों कमरे में पहुंचे और दरवाजा अंदर से बंद हो गया। कुछ ही देर बाद सुबह 11 बजे के आसपास छात्रा की मां के फ़ोन पर उसके स्कूल की किसी सहेली का फ़ोन आया और उसके जरिए उन्हें पता चला कि बेटी उनकी आज स्कूल नहीं पहुंची है। मां का माथा ठनका और वह छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। उनकी बेटी घर पर भी नहीं थी। मां ने इधर उधर तलाशने के बाद चंद्रभान को फ़ोन लगाया, लेकिन उसने साफ साफ कहा कि उनकी बेटी उसके साथ नहीं है। इधर चंद्रभान ने अपने दिल्ली के एक दोस्त को फ़ोन किया और बताया कि वह बहुत परेशान है और कोई भी कदम उठा सकता है। दोस्त ने उसे काफ़ी समझाया, लेकिन चंद्रभान ने फ़ोन काटा और स्विच ऑफ कर दिया। अब उसके दोस्त ने अलीगढ़ में अपने किसी साथी को फ़ोन किया और होटल का एड्रेस बताकर तुरंत वहां भेजा, लेकिन जब तक वो शख्स होटल पहुंचता देर हो चुकी थी। कमरे का दरवाज़ा खोला गया। चंद्रभान और नाबालिग छात्रा अपनी जान दे चुके थे। पुलिस को कमरे से सल्फास के खाली पैकेट मिले हैं। पुलिस का मानना है कि दोनों जान देने का मन बनाकर होटल आए थे। शुरुआती तफ्तीश में यही बात उभर कर सामने आई है कि प्रेम संबंधों पर घर वालों की रोक-टोक की वजह से दोनों ने जान दी है। पुलिस फिलहाल मामले की डिटेल जांच कर रही है। उधर मेरठ के दिल दहलाने वाले सौरभ हत्याकांड में एक बड़ा अपडेट सामने आया है।
पुलिस ने सौरभ की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर ली है। दोनों आरोपी इस समय जेल में बंद हैं और उनकी जमानत याचिका पहले ही खारिज हो चुकी है। साहिल और मुस्कान दोनों को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल होने का बेसब्री से इंतजार है। जैसे ही चार्जशीट पेश होगी, वे निजी वकील की मदद से अपनी पैरवी शुरू करेंगे। सूत्रों के अनुसार दोनों पहले से ही कानूनी रणनीति तैयार कर चुके हैं। जेल सूत्रों की माने तो साहिल की अपने भाई के जरिए एक निजी वकील करने की तैयारी चल रही है। बस कोर्ट में चार्जशीट पेश होने का इंतजार है। उन्हें उम्मीद है कि चार्जशीट में नया मोड़ आने की संभावना है, जिससे दोनों तरफ से मजबूती से पक्ष रखा जाएगा। अब कोर्ट की अगली तारीख पर सबकी निगाह टिकी हुई है। आपको बता दें, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी। पुलिस के अनुसार दोनों ने सौरभ के सीने में चाकू मारकर हत्या की और फिर शव को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े किए। शव के हिस्सों को नीले ड्रम में डालकर ऊपर से सीमेंट और डस्ट डालकर उसे छिपाने की कोशिश की गई। इसके बाद मुस्कान और साहिल ने शिमला, मनाली और कसौल की यात्रा की और मनाली में साहिल का जन्मदिन भी मनाया। 17 मार्च की रात को दोनों मेरठ लौटे। इससे एक दिन बाद 18 मार्च को मुस्कान ने खुद सौरभ की हत्या का खुलासा कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने इस मामले की जांच की प्रगति के बारे में जानकारी ली और विवेचक को तलब किया था। विवेचक ने उन्हें बताया कि चार्जशीट पूरी कर ली गई है और मंगलवार को इसे सीओ ब्रह्मपुरी को सौंप दी जाएगी। सीओ ब्रह्मपुरी के चेक करने के बाद जल्द ही कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी जाएगी। उधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें कुछ युवक डीजे की धुन पर परिसर में थिरकते नजर आ रहे हैं। भांगड़ा की थाप पर हो हल्ला मचा रहे लोगों का ये वीडियो वायरल होते ही हंगामा मच गया। लोग तरह तरह के कमेंट कर इसका विरोध जता रहे हैं। मामले में अब रुद्रप्रयाग पुलिस ने सख्त रुख अपनाते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। जांच में पता चला कि ये वीडियो केदारनाथ कपाट खुलने से पहले का है। बता दें, पहले भी केदारनाथ धाम में इस प्रकार के वीडियो सामने आते रहे हैं। इसलिए इस साल बद्री केदारनाथ समिति द्वारा फैसला लिया गया था कि यदि मंदिर परिसर में कोई भी वीडियो या रील बनाता पकड़ा गया तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। डांस का वीडियो वायरल होने के बाद बद्री केदारनाथ समिति सवालों के घेरे में है। लोग सोशल मीडिया पर इस वायरल वीडियो पर समिति से सवाल पूछ रहे हैं। दूसरी ओर भगवान बद्री विशाल के कपाट उद्घाटन के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई थी, जिसका तीर्थ पुरोहित विरोध कर रहे हैं। पुरोहितों का कहना है कि बद्रीनाथ धाम में भगवान बद्री विशाल पद्मासन में विराजमान हैं और तप कर रहे हैं। ऐसे में यहाँ शंख बजाना तक वर्जित है। साथ ही मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ाकर शोर करना यहाँ की परंपरा के खिलाफ है।